तो इस हिसाब से देखा जाए तो येलो वाला उसकी एनर्जी कम है और ब्लू वाले की एनर्जी ज़्यादा है। सिंपल भाषा में, जिसके अंदर में भी ऑरा ब्लूइश है वो ज्ञानी है, ज़्यादा समझदार है। तो 100% कृष्णमूर्ति का, रमण महर्षि का, अगर इनका मॉलिक्यूलर बॉडी होगा तो ब्लूइश होगा। इसलिए शायद कृष्ण भगवान का जो दिखाते हैं किताबों में रंग नीला, शायद इसलिए दिखाते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। ये किताब है, इसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। माइकल न्यूटन नाम के एक सज्जन ने लिखा है और इसको कहते हैं केस स्टडीज़ ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ्स। दो ज़िंदगी के बीच में, जो शारीरिक ज़िंदगी है उसके बीच में जब हम बिना शरीर के रहते हैं तो उसके बीच की लाइफ कैसी होती है। इसका मतलब हम मरते नहीं हैं, हम जिंदा रहते हैं केवल बिना शरीर के। इससे पहले कि मैं बुक को पढ़ना शुरू करूं और ट्रांसलेट करना शुरू करूं, मुझे थोड़ा सा एक भगवान की तरफ से एक दलील देनी है। आमतौर पे बेचारे भगवान तो आते नहीं हैं कोर्ट में, हम भगवान को दोषी साबित कर देते हैं कि भगवान गलत है। जब भी हमारे आसपास में कोई मरता है या हम मरने वाले होते हैं और हमको पता चलता है तो हम दुखी हो जाते हैं और वो दुख में कभी भी ध्यान नहीं बन पाता। दुख का पर्पस है फ्रीडम। जितनी बार भी हम लोगों को दुख मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि हम अंदर की तरफ जाएं। अभी देखिए, आज दूसरा दिन है जब मम्मी घर पे नहीं है, बच्चे घर पे नहीं है, तो हम लोग एक तरह का अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई डेथ नहीं है, केवल वो लोग 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। तो एक तरह का सन्नाटा है। और अगर ये ऐसा ही रहे सन्नाटा और हम इसको मेडिटेटिव ना बनाएं तो हमारी कंडीशन धीरे धीरे एडिक्टिव हो जाएगी। अगर हम बहुत कैजुअल हैं तो शायद शराब सिगरेट के एडिक्ट हो जाएं। अगर हम कम कैजुअल हैं तो दोस्तों के साथ में हर रोज़ पार्टी वार्टी करें, अच्छा खाना खाएं। लेकिन अगर हम समझदार हैं तो इसको हम ध्यान बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं। ये तो स्लो दुख है, जहाँ पर आपके जिसको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन्होंने आपको कुछ दिन के लिए छोड़ा है, 2-4 दिन के लिए। ये पता नहीं चलता माइंड को कि वो दुखी है, वो केवल बोर होता है। सबसे पहला फेज़ दुख का होता है बोर होना। अगर यही दुख बहुत इंटेंस और बहुत तेज़ी से आ जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन मतलब भगवान को दोष देना। डिप्रेशन मतलब जैसी मेरी कंडीशन अभी है ख़राब, ऐसी ही हमेशा हमेशा रहेगी, ठीक नहीं हो सकती। ये मन हमको बार बार बिलीव कराता है। आज मेरी बात हो रही थी एक मैम से, उनके हस्बैंड की एकदम रिसेंटली डेथ हुई है, 2-4 दिन पहले, शायद हफ्ते भर पहले। बता रही थी बस बैठे हुए थे बिस्तर पे और बैठे बैठे ही शरीर छोड़ दिया, बहुत आराम से निकल गए। और फिर ये भी कह रही थी कि इस सीरीज़ से, जर्नी ऑफ सोल के वीडियोस मैंने देखना शुरू किया, इससे मुझे बहुत हेल्प हुई। उनको विश्वास हो गया है कि उनके हस्बैंड ज़िंदा हैं, बिना शरीर के भी ज़िंदा हैं। अब ये बहुत कम लोगों को होता है। अगर आपको इस बात पे भरोसा हो जाए कि आपके नियर एंड डियर वंस मरने के बाद भी ज़िंदा हैं, तो आपको दुख नहीं होगा, खाली एक इंतज़ार होगा कुछ साल का, जब आप शरीर छोड़ेंगे। ये तो गारंटी है कि हम शरीर छोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मन इस पर भरोसा नहीं कर पाता। तो मैं भगवान की तरफ से आपसे ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि देयर इज़ लाइफ, मरने के बाद भी लाइफ है। और उसका प्रूफ क्या है? मन का शांत होना और सोने के बाद कुछ चीज़ें दिखना भी नहीं, महसूस होना। आपका सपना जो ड्रीम वर्ल्ड है, यही प्रूफ है कि आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। आपको सपने में अपने पुराने लोग मिलते हैं,
ऐसे लोग मिलते हैं जो यहाँ पर नहीं हैं, दूर हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड हैं, वो आपको दिखते हैं सपनों में। हमारा मन इसको कल्पना मान लेता है जगने के बाद, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं जिसको प्यार करता हूँ, अगर उसको मैं आज के आज सपने में बुलाकर बात नहीं कर सकता हूँ, तो उसको मैं एक इल्यूजन मानता हूँ, भ्रम मानता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मैं किसी को भी देखना चाहता हूँ और मुझे सपने में दिख जाए, उसको मैं मिल सकूँ, बात कर सकूँ, तो वो भी एक लेवल ऑफ कनेक्शन है। और अगर उसको आप भरोसा कर सकें तो वो ज़िंदगी भी ज़िंदा हो जाएगी। मैं इनको बता रहा था कि ये लाइफ, फिज़िकल बॉडी की लाइफ एक कैमरे से चलती हुई रिकॉर्डेड फिल्म है, जिसमें हर एक सीन आपके ब्रेन में जब तक आप जगे हुए हैं रिकॉर्ड होता जाता है। फिर जब आप सोकर उठते हैं तो जो आपने सोने से पहले देखा था और जो अब देख रहे हैं, उसके बीच का गैप रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन मान लेता है मन कि चीज़ें वैसी हुई होंगी जैसा हो रही थी। आप घड़ी देखते हैं, आपने रात को 12 बजे सोए हैं, सुबह 6 बजे उठे, तो 6 घंटे में चीज़ें जैसा हमने छोड़ा था वैसी की वैसी हुई। तो ये फिज़िकल वर्ल्ड कैमरे में रिकॉर्ड होती है। और वो कैमरा कौन सा है? आपकी आँख, और स्टोरेज की जो एरिया है वो आपका ब्रेन है। इसके अलावा भी आपकी एक एग्जिस्टेंस है, एक आपकी लाइफ है। रात को जब आप सोते हैं तो आप अपने शरीर को छोड़ करके एक दुनिया में जाते हैं, आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ही जाते हैं। लेकिन उसका कंट्रोल, उसका एक्सेस, उसमें जीने का तरीका, बल्कि उसके प्रति विश्वास ही इतना कम है कि हम उसके ऊपर काम नहीं करते। रमण महर्षि जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग बताते हैं इस चीज़ को कि वो ध्यान की दुनिया, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की दुनिया, सूक्ष्म शरीर की दुनिया होती है। और अगर आप इसको भरोसा कर सकें जगते हुए, तो धीरे धीरे आपको ध्यान हो पाएगा, धीरे धीरे आपका नींद भी ध्यान बन पाएगा। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है ध्यान कर पाने में, स्पिरिचुअलिटी में जा पाने में, हमारा एक ऐसा माइंड जो चुंबक की तरह है। एक चुंबक है, लोहे को खोजता रहता है, जहाँ कहीं लोहा मिला खट से चिपका लेता है। लोहा साफ है, गंदा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चिपका लेगा। और लोहे का उल्टा साइड मिलता है तो उसको रिपेल करेगा, उसको धक्का मार के बाहर फेंकेगा। ये ब्रेन, ये माइंड ठीक चुंबक की तरह है, और इसके चुंबक के 5 अलग अलग चिपकाने वाले कोण हैं। जो चीज़ अच्छी लगती है आँखों से, उसको चिपकाने की कोशिश करता है। जो अच्छा सुनाई देता है, अच्छा खाने में लगता है, अच्छा फील होता है, अच्छी खुशबू होती है, उसको जो भी अच्छा लगता है उसको चिपकाने की कोशिश करता है। और इसका उल्टा, जो चीज़ खतरनाक लगता है उससे दूर हटने की कोशिश करता है। तो ये एक शरीर है चुंबक रूपी। और ये चुंबकों का पता है केंद्र कहाँ है? क्योंकि जब तक इस चुंबक से आप फ्री नहीं होंगे, मतलब इस पागलपन से कि जो मुझे पसंद है वो चाहिए ही, जो नहीं पसंद है उसके लिए मैं परेशान हूँ, जब तक आप इस चीज़ से फ्री नहीं होंगे तब तक आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का एक्सेस, कंट्रोल नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये चुंबक सपने की दुनिया में भी जाता है हमारे साथ, शरीर नहीं जाता, लेकिन शरीर के अंदर में जो मन है, जगते समय एक मन बनता है, वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी हमारे साथ जाता है और वहाँ पर भी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। इन 5 चुंबकों का केंद्र है इमोशंस। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कौन सी चीज़ तुम्हें अट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज़ रिपेल करती है, उसको बहुत ध्यान से देखो और योगी बनो, उसके पार जाओ। और इसी यात्रा को डॉक्टर माइकल न्यूटन भी अपनी किताब में समझाते हैं। आज हम देखेंगे कि जो लोग मर जाते हैं, हर इंसान मरने के बाद, मतलब वो जीते जी भी और मरने के बाद भी 6 लेवल में होता है, उसके 6 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है बिगिनर लेवल, और उसका एक ऑरा होता है, उसका वाइट ब्राइट होमोजेनस ऑरा होता है, जैसे एकदम चमकती हुई ट्यूबलाइट, वो उसकी रंग होती है। और वो किसको किसको गाइड करता है अपने नीचे? किसी को नहीं। ये सबसे बेसिक लेवल होता है, बिगिनर्स। सेकेंड लेवल पे लोअर इंटरमीडिएट, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, आपके अंदर में एक तरह का ज्ञान आना शुरू हो गया, आपको चीज़ें मिलें तो भी ठीक है, नहीं मिलें तो भी ठीक है, तो आपका ऑरा ऑफ वाइट हो जाता है। जैसे इस समय जो लाइट जल रही है
वो ऑफ वाइट ट्यूबलाइट। इसमें थोड़ा थोड़ा रेडिश शेड्स होता है और अल्टीमेटली इसमें येलोइश टिंट हो जाता है। ये किसको गाइड करता है? किसी को नहीं करता। थर्ड लेवल पे जो आदमी है उसके अंदर में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन गाइडेंस अभी किसी को नहीं करता। ये ऐसे है जैसे कि क्लास में एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, एक बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो सबसे पहला वाला पढ़ने में कमज़ोर, फिर पढ़ने में अच्छा, लेकिन वो टीचर नहीं है। थर्ड लेवल पे इंटरमीडिएट, इसका ऑरा येलो हो जाता है, सॉलिड, नो ट्रेस ऑफ वाइट, उसमें वाइटनेस होता ही नहीं और ये भी किसी को सिखाता नहीं है। इसके बाद आता है लेवल 4 जिसको बोलते हैं अपर इंटरमीडिएट। इसका ऑरा होता है डार्क येलो, इसमें डीप गोल्ड, अल्टीमेटली ट्रेस ऑफ ब्लू आना शुरू हो जाता है। इसका ऑरा डीप गोल्ड होता है मरने के बाद, और ये है जूनियर लोगों को सिखाना शुरू कर सकता है। जैसे कल हमने पढ़ा था, कार्ला नाम की जो लेडी थी वो सिखा रही थी इन लोगों के। इसके बाद 2 और लेवल्स हैं, लेवल 5 जिसको बोलते हैं एडवांस्ड और लेवल 6 जिसको बोलते हैं हाईली एडवांस्ड। दोनों का ऑरा लाइट ब्लू होता है, लेकिन जो हाईली एडवांस्ड है उसका डार्क ब्लूइश पर्पल होता है। लेवल 5 वाला सीनियर आदमी होता है, वो सीनियर होता है, नीचे जूनियर को और बाकी लोगों को सिखाता है, और हाईली एडवांस्ड मास्टर्स होते हैं, वो सबको सिखा सकते हैं। ये 5 लेवल के लोग हैं। इसी में भगवान कृष्ण जैसे लोग भी आते हैं, हालांकि उनके बारे में हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह के रूप की। जैसे कृष्ण कहते हैं मुझे शरीर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम पर जब भी अधर्म मतलब कन्फ्यूजन दुनिया में बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ, फिज़िकल फॉर्म लेता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। तभी हम लोगों के यहाँ धरती की लाइब्रेरी में एक गीता दे के चले जाते हैं। एक टाइम पर आए, अष्टवक्र गीता दे के चले गए, आते हैं अपना लिख पढ़ के आपको नोट्स, जैसे ना स्कूल में बच्चे नोट्स दे के जाते हैं कि देख लो भाई इम्तिहान लाइव का है और ये तुम्हारा नोट्स है, इसको पढ़ के इम्तिहान पास करना। फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको इम्तिहान लिखना नहीं है, इसको आपको जीना है। तो थोड़ा सा डॉक्टर माइकल न्यूटन कल के केस के बाद इस चीज़ के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। 6 लेवल्स ऑफ पीपल। आई रूटीनली क्वेश्चन एवरीवन अबाउट देयर कलर यूज़ वाइल दे आर इन द ट्रांस। अब डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब भी मैं किसी को हिप्नोटाइज़ करता हूँ और 2 जन्मों के बीच में ले जाता हूँ तो उनसे मैं पूछता हूँ तुम्हारा बॉडी का कलर कैसा है। इनका कहना है ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि उनका शेड ऑफ वाइट है, सफ़ेद रंग का शेड है। Apparently, a neutral white और ग्रे इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। और यहीं से इनको समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों की जो लाइफ है वो ऐसी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है, वो भी सीख रहे हैं, और उनका न्यूट्रल वाइट या ग्रेश उसमें थोड़ा थोड़ा टिंज होता है, मतलब ब्राइटनेस में हल्का हल्का ग्रेश हो जाता है। जैसे आप बाहर का लाइट देखें, रोड पर बहुत अंधेरा है और उसमें हल्की हल्की लाइट जल रही है सफ़ेद रंग की, और उसके बाद दो जैसे जैसे बढ़ पाता है, सीख पाता है, उनकी सफ़ेदपन में थोड़ा रेड, येलो या ब्लू कलर मिक्स होना शुरू हो जाता है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी ऑरा में हरा रंग आता है, जिसमें कि येलो और ब्लू दोनों मिक्स्ड होता है। कहते देखिए भाई, जो कुछ भी हम वहाँ देख रहे हैं लोगों का मरने के बाद, वो सब चीज़ें तो केवल सपोजिशन ही तो हैं, एक अंदाज़ा ही है, उसका कोई कैमरे से या वीडियो कैमरे से शूट थोड़ी किया गया है। लेकिन हाँ, मरने के बाद उस दुनिया में जो होता है उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर हैं। यहाँ पर धरती पे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, बड़े बड़े दूरबीन, बहुत बड़े बड़े दूरबीन, जो दूर सितारों को, तारों का फ़ोटोज़ लेते हैं। तो बताते हैं जो बहुत ठंडे स्टार्स हैं, कुछ स्टार्स हैं जो एकदम गर्म है, जैसे हमारा सूरज बहुत गर्म है, तो जो ठंडे स्टार्स हैं वो रेड ऑरेंज दिखाई देते हैं। ओहो। और जो बहुत ज़्यादा गर्म स्टार्स होते हैं उनका कलर धरती पे होता है येलो से ब्लू वाइट। इसका मतलब हमारा जो सूरज है बहुत गर्म नहीं है, इससे भी गर्म स्टार्स हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रोशनी दिखाई देती है। टेम्परेचर तो अलग चीज़ है। टेम्परेचर कैसे महसूस करते हैं हम? आँखों से? नहीं। हाथ से, गर्मी से महसूस करते हैं, स्किन से। हालांकि ये टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा है, इसमें तो स्किन टच किया तो ख़त्म ही हो जाएंगे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ों की कलर भी बदल जाती है। जब हमारी आँखें किसी तारे को देखती हैं तो वो एक बैंड ऑफ लाइट की तरह देखती हैं। सतरंग, 7 रंग का इंद्रधनुष देखा ना, वैसा। देखिए, आप ऑथर कह रहे हैं, मुझे लगता है ये ऑथर स्पिरिचुअल, ये जो हमारा जनोगा एडवांस का कोर्स इन्होंने नहीं किया है,
मतलब नहीं किया है। जो गायत्री मंत्र हमने कवर किया है ना ज़ेनोगा एडवांस में, आपने भी नहीं पढ़ा ना ज़ेनोगा एडवांस की वीडियोस? उसमें वेबसाइट पे dkbrains.com पे अपना ईमेल दीजिएगा, उसको ऐड कर देंगे, जब टाइम मिलेगा उसको देख सकते हैं। उसको मुझे कवर करना था लेकिन अभी मुझे लगता है टाइम उसका नहीं था। एक बार मैंने कवर किया है काफ़ी टाइम पहले। उसमें हमने समझाया है कि 4 टाइप की स्पीसीज़ 4 टाइप के डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं। 4 टाइप के। सबसे छोटा डिवाइन फ्रैगमेंट कौन होता है? हम लोग, ह्यूमंस। इनसे बड़े होते हैं प्लैनेट्स, धरती। उनसे बड़ा स्टार्स, और सबसे बड़ा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब दिमाग में थोड़ा मुश्किल है कि भैया हम धरती पे हैं तो हम उनसे अलग कैसे हैं, लेकिन अलग तो महसूस होता है ना। धरती की फीलिंग क्या हम फील कर पाते हैं? धरती कर पाती है हमको फील, लेकिन हम नहीं कर पाते। कर पाते हैं? जैसे ये उंगली हमारे बॉडी का पार्ट है, तो उंगली हमको फील कर रही है कि हम उंगली को फील कर रहे हैं? ऐसे मुश्किल होता है जब मन से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। मन मतलब विचारों से, शरीर से तो आप महसूस कर ही रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं एनर्जी कलर्स ऑफ सोल्स प्रॉब्ली हैव लिटिल टू डू विद सच एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। वहाँ पर मरने के बाद हाइड्रोजन हीलियम नहीं होता जो तारों के ऊपर होता है। बट परहैप्स देर इज एसोसिएशन विथ हाई एनर्जी फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन हाँ, कुछ तारों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, कुछ में कम। ऐसे ही इंसान जब मरने के बाद जाते हैं तो उनके अंदर में, किसी के अंदर में एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम। और यहाँ पर एनर्जी मतलब दौड़ भाग करना, किसी और को अटैक करना, मारना, जीतना, पैसे वाला होना, ये एनर्जी नहीं है। यहाँ पर एनर्जी मतलब ज्ञान। और ज्ञान का मतलब है जितना आप रियलिटी को, ईश्वर को समझ सकते हो। जितना उसको नहीं समझ पा रहे हो उतना ही आप अज्ञानी हो। और उसके साइंस बताए हैं कृष्ण भगवान ने गीता में, और अच्छे स्क्रिप्चर्स में बताए हैं कि एक ज्ञानी का या ईश्वर का क्या साइंस सिम्टम्स, अगर आप उनको जानते हैं तो। कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से जितने भी सोल्स होते हैं उन सब का अपना एक वाइब्रेशन होता है, और उसका स्पिरिचुअल वननेस के हिसाब से, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से उसको लाइट मिलती है। ये बेसिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एक नई ब्रांच आई है फिज़िक्स की, उसको बोलते हैं क्वांटम फिज़िक्स। उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी दुनिया आवाज़ है, हर चीज़ आवाज़ है। आप, मैं, लकड़ी, पेड़, हर चीज़ आवाज़ है। उसमें से आवाज़ निकलती है। आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है उसको सुनने की तो आप सुन सकते हैं। लाइट, मोशन, साउंड एंड टाइम ऑल आर इंटर रिलेटेड इन फिजिकल स्पेस। उनके हिसाब से चाहे लाइट हो, चाहे मोशन हो, चाहे साउंड हो, चाहे टाइम हो, ये सब चीज़ें एक दूसरे के से जुड़ी हुई स्पेस में आवाज़ें हैं, वाइब्रेशन है। जब मैं वाइब्रेशन कहता हूँ तो आपको लगता होगा आवाज़ मतलब जो सुनाई देता है, लेकिन देखिए ये दिख रहा है हाथ, ये एक वाइब्रेशन है। अच्छा, इसमें से आवाज़ निकल रही होगी नहीं? कान के पास करो तो आवाज़ निकलती होगी। तो हर चीज़ आवाज़ है। इसलिए गाना था, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। पिक्चर देखिएगा, आंधी फिल्म है। तो जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था और जब वो बोल रहे थे कि ये पीला है, ये नीला है, ये सफ़ेद है, तो मैं इन्हीं चीज़ों को समझ पा रहा था, सुन रहा था। डॉक्टर माइकल कहते हैं मुझे ये समझ में आया कि हमारा फिज़िकल बॉडी और हमारा स्पिरिचुअल बॉडी मतलब मॉलिक्यूलर बॉडी लाइट छोड़ती भी है और लाइट रिसीव भी करती है। जो फिज़िकल वर्ल्ड है हम लोग को नहीं दिखता, लेकिन एक चीज़ देखिए, अभी हम लोग सुबह शाम को बात कर रहे थे, मिथुन थे, आफताब थे, आशीष थे, आप हैं, मैं हूँ, वैभव भी थे। हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ करते हैं। रोज़ हो सकता है कोई आदमी रोज़ शराब पीता हो। जब हम उस आदमी के पास गए थे जिससे ज़मीन लेनी थी, वो हर रोज़ शराब पीता है। अब शराब पीना अपने आप में एक ड्रिंक है, वो सही है कि गलत कोई कह नहीं सकता। गलत है ये कोई क्यों कहता है शराब के बारे में?
क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। आमतौर पे अगर कोई शराब पीता है तो ठीक से चल नहीं पाता, कुछ पढ़ना हो तो पढ़ नहीं पाता, कुछ काम करना हो। जैसे एक फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन जी डॉक्टर थे, उनकी बड़ी बदनामी हुई क्योंकि शराब पीकर ऑपरेशन कर रहे थे। हमारे अब एक डॉक्टर साहब थे, जब हम CCI में चंदन में जॉब करते थे, तो एक डॉक्टर साहब थे जो मतलब एक आया मेरे पास, स्टाफ आया, बोलता है पता है सर वो सुबह उठ करके शराब पी लेते हैं, फिर पेशेंट देखते हैं, OPD देखते हैं, नब्ज देखते हैं, जांच करते हैं। ऐसे आदमी से आप डरेंगे। और अगर ऐसा आदमी गाड़ी का ड्राइवर हो तो उस गाड़ी में आप बैठे हैं तब बोलेंगे भैया हमको इसके साथ नहीं बैठना। लेकिन वो आदमी अपने घर का ड्राइवर है, वो कमाने जाता है, वापस आता है, सब्जी लाता है, बच्चे को पढ़ाता है, ये उस अपनी पूरे घर को चला रहा है। और अगर शराब से होता क्या है, कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, इसलिए शराब को ख़राब बोला गया है। अब कोई आदमी अगर रोज़ शराब पीता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, उसका वाइब्रेशन हो गया। अब एक आदमी, चलिए शराब वाला छोड़ दीजिए, दूसरा आदमी है, उसकी हैबिट है रोज़ झूठ बोलने की, रोज़ झूठ बोलता है। तो रोज़ जो चीज़ झूठ बोलता है वो क्या होगी, उसकी वाइब्रेशन या तो हैबिट, उसमें से उसका एक ऑरा बनता है। और एक आदमी है बोलता नहीं भाई मैं हमेशा सच बोलूँगा चाहे मेरी जान ही चली जाए। युधिष्ठिर ऐसे ही थे, तो उसका एक वाइब्रेशन बनता है। ऑथर कह रहे हैं हम सबका स्पिरिचुअल और फिजिकल वाइब्रेशन बनता है। अगर आप किसी को मिलें या कोई आपसे मिले, आप उससे या तो इम्प्रेस हो जाएंगे या तो आपको लगेगा यार बेकार आदमी है। लेकिन उसमें क्यों आप इम्प्रेस होते हैं, उस आदमी के क्या चीज़ है उस आदमी के अंदर में जो आपको इम्प्रेस करती है। ऑथर कह रहे हैं पावर ऑफ हिज नॉलेज। किसी भी आदमी का, आप मान लीजिए एक जुआरी है और किसी जुआरी के पास गए, आप उससे इम्प्रेस्ड हो गए। उसमें महाभारत में कौन जुआरी था जिसने हरा दिया पांडवों को, जुआ खेला गया था ना। दुर्योधन के मामा कौन थे, युधिष्ठिर तो उनका ब्रदर था जिसको हराया था उन्होंने। कंस तो कृष्ण के मामा थे। शकुनी इसका माहिर था जुए का। तो अगर आप जुआरी होते तो बोलते यार कमाल का आदमी है। और हो ना हो युधिष्ठिर भी बड़े जुआरी रहे होंगे, तभी तो अपने पांचों भाइयों को लगा दिया दांव पे। पहले अपनी प्रॉपर्टी, बाद में पांचों भाइयों को, और लास्ट में अपनी बीवी को भी लगा दिया, ये उम्मीद में कि अब कमा लेंगे। कभी देखा है अपनी जुआरियों को खेलते हुए देखा है? एक रात को मैं मेरा छोटा वाला भाई, एक दीदी, कज़न प्रेमा दीदी हैं, उनके हस्बैंड वो ख़त्म हो गए, अब तो नहीं है, वो आए खेलने के लिए, मतलब NTPC आए थे रहने के लिए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3-4 घंटे खेला, रात को 11 से लेकर के 2 बजे तक। दिवाली के टाइम आए थे, 2-3 दिन की छुट्टी थी, आ गए। फिर अगले दिन जो मेरा छोटा भाई उसको लगता है यार, और ये हम लोग पैसा भी खेल रहे थे उसमें, 3 पत्ती खेलेंगे और 5 रुपए का वोट रहेगा, उसके बाद 5 रुपये और 5 रुपये वैसे लगाया जाएगा। हालांकि पूरी रात भर में जो इंटरचेंज हुआ होगा पैसे का 2-4 हज़ार रुपये का हुआ होगा, लेकिन उससे जो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है ना कि मैं जीत रहा हूँ, इतना ज़्यादा होता है कि आदमी चीटिंग करने को तैयार हो जाता है। तो बब्बू ने एक नया ताश लेकर आया। उस ताश में ऊपर कुछ ऐसे निशान बने थे जो आपको अगर पता है तो आप जानते हैं कि ये इक्का है, ये बादशाह है। तो अपना वो पत्ते बांट करके हर गेम जीते, वो हर गेम जीते। हाँ, और बाद में अल्टीमेटली जीता क्या, 1000 रुपये या 1200 रुपये। उससे ज़्यादा तो उसके घर में सब गेस्ट आए थे, खाना खा गए होंगे उससे ज़्यादा का। सुबह वो कैंटीन से खाना लेकर आता था, शाम को जाकर दूसरी दुकान से खाना लेकर आता था, सब्जी लाता था, घी और ये सब चीज़ें लाता था। लेकिन उस समय उतना मज़ा था, नशा था। आपको पता था इसके बारे में? उसने मुझे बता रखा था कि क्योंकि पार्टनरशिप थी ना, हम 2 पार्टनर थे और बाकी लोग। बाद में जब वो
जिया जी बोलते हैं हम बब्बू के पार्टनर बनेंगे, हम मुन्ना के पार्टनर बनेंगे, हमको भी जीतना है। क्यों ये लोग जीत रहे हैं? कुछ कोई ऐसा तो होता नहीं कि आदमी जुए में हमेशा आप ही जीते, कुछ ना कुछ चीटिंग हो रही है। ऐसा ही चीटिंग किया था महाभारत में इसने। मेरा कहना ये है कि आप किसी से इम्प्रेस्ड कब होते हैं? पावर ऑफ नॉलेज। आप डॉक्टर हैं, आपको अपने से भी ज़्यादा जानकार एक डॉक्टर मिला, आप इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अरे मैं वो धर्मेंद्र हैं, मुझे तो शराबी बेवकूफ़ लगता था, जब बड़ी मैंने बताया उसकी AA डिग्री है तो मैं इम्प्रेस हो गया उससे। कौन? हाँ। और एक और चीज़ से, परसेप्शन, आपकी परसेप्शन से भी, आप जब आंखों से देखते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। इससे डिसाइड होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट। आपके अंदर में से एक लाइट, आपको नहीं पता लेकिन लाइट निकल रही है। दूर से अगर कोई देख पाएगा तो पहचान जाएगा ये आदमी कोई बहुत स्पेशल है, बहुत महान है। यहाँ पर धरती पे वो लाइट आती है फेम के रूप में। अगर कोई बहुत ज्ञानी आदमी है, वो बहुत फेमस नहीं है, फिर भी गांव में फेमस हो जाएगा। लोग आएंगे उसके पास सलाह लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए, क्योंकि पता है कि यार इस आदमी से पूछ लो तो ये सही से बता देता है, उसको पता है। ऐसे लोग अपना अगर YouTube चैनल बनाते हैं तो उनको ढेर सारे फॉलोअर्स मिलते हैं। ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनते हैं तो ढेर सारे मरीज़ आते हैं। ऐसे लोग बिजनेसमैन बनते हैं तो अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो आपका ऑरा डिसाइड होता है आपके पावर ऑफ नॉलेज से और आपके परसेप्शन से। और ये चीज़ मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में आपकी लाइट बन जाती है, रोशनी बन जाती है। ओह, हमारे अंदर में जो एनर्जी का पैटर्न है, पैटर्न मतलब जो चीज़ रिपीट होती है। अगर नेगेटिव पैटर्न है, बार बार दिमाग में नेगेटिव चलती है तो नेगेटिव पैटर्न है। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ चल रही है, चाहे थॉट्स में, चाहे बिहेवियर्स में, चाहे एक्शंस में, तो उसकी वजह से हमारे अंदर दो चीज़ें और आती हैं। एबिलिटी टू हील अदर्स, दूसरों को ठीक कर पाने की एबिलिटी। कोई बीमार है उसको आप ठीक कर पाते हैं बिना दवाई के, या आप खुद परेशान हैं तो अपने आप को रीजनरेट कर पाते हैं। आप दुखी हैं तो अपने आप को ठीक कर पाते हैं। ये दो चीज़ें और आती हैं। कह रहे हैं जब मैं हिप्नोटाइज करता हूँ लोगों को तो लोग सोल्स के बारे में कलर के रूप में दिखाते हैं कि कलर दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से तब जब शेप नहीं दिखता। ऑथर कहते हैं मेरे हिसाब से जो लोग बहुत एडवांस्ड हैं उनके अंदर से जो रोशनी निकल के आती है वो बहुत फास्ट मूविंग कलर है, इसलिए वो दिखाई देते हैं ब्लू, दिखने में ब्लू दिखते हैं। और धरती पर जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। जो ब्लू और वॉयलेट कलर है उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। वेवलेंथ क्या होता है? देखिए, किसी भी वाइब्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेवलेंथ और एक होता है फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड करते हैं आप, अल्ट्रासाउंड में जब हार्ट बीट देखते हैं तो ऐसे आता है लप टप लप डप लप डप लप लप टप टप टप, ऐसे। तो एक ऊपर और नीचे आना, इसको बोलते हैं वेव का लेंथ। अगर यही लप लप, टाइम बढ़ गया। अगर यही लप, तो टाइम बढ़ गया, तो वेव लेंथ बढ़ गई। एक वेव की यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है। और 1 2 3 4 एक सेकंड में कितनी बार हुआ उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग बस अड्डे पे खड़े रहें, बोले यार 1 घंटे में कितनी बस आती है, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। लेकिन वेव लंबाई है किसी वेव की लेंथ। तो सबसे छोटा वेवलेंथ होता है ब्लू वॉयलेट का, मशीनों से देखा गया है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इनविजिबल अल्ट्रा वॉयलेट, हमारी आंखों को दिखता भी नहीं है, उसको अल्ट्रा वॉयलेट रेज बोलते हैं। इफ़ कलर डेंसिटी इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ विजडम, अगर ये आप ईमान के चलते हैं कि कलर जो आदमी के अंदर से निकल रहा है वो उसको विजडम को दिखाता है मरने के बाद, तो इस हिसाब से देखा जाए तो येलो वाला उसकी एनर्जी कम है और ब्लू वाले की एनर्जी ज़्यादा है। सिंपल भाषा में, जिसके अंदर में भी ऑरा ब्लूइश है वो ज्ञानी है, ज़्यादा समझदार है। तो 100% कृष्णमूर्ति का, रमण महर्षि का, अगर इनका मॉलिक्यूलर बॉडी होगा तो ब्लूइश होगा। इसलिए शायद कृष्ण भगवान का जो दिखाते हैं किताबों में रंग नीला, शायद इसलिए दिखाते हो। कहते हैं जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा, यहाँ पर धरती पे अमीर लोग गाड़ी से, बंगले से और
लोकेलिटी से डिसाइड होते हैं, अमीर लोग वहाँ रहते हैं, अमीर लोगों के पास ही होता है। तो आपको लगेगा शायद मरने के बाद वहाँ पर जो ज्ञानी हैं वो अलग ग्रुप में रहते हैं, जो कम ज्ञानी हैं वो अलग, और जो बेचारे कम एकदम बेवकूफ़ हैं वो अलग रहते हैं। ऐसा नहीं होता वहाँ पर, यहाँ की तरह क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होता। जो धरती पे सोसाइटी की कंडीशन है उसको आप स्पिरिट वर्ल्ड के साथ में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पर हर किसी का जो कलर आता है वो कहाँ से आता है? कलर सेम सोर्स से। सेम सोर्स एक ही है। सोल्स आर फुल्ली इंटीग्रेटेड बाय थॉट। वहाँ जितने भी लोग हैं, बड़ी कमाल की चीज़ है, सब लोग इंटीग्रेटेड हैं, कनेक्टेड हैं थॉट से। यहाँ नहीं है। यहाँ पर मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। बड़े खुश होते हैं लोग, हिचकी आ रही है, बोलेंगे तुम्हारी मम्मी याद कर रही होगी। बस इस थॉट से अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी ये फील नहीं होता। कभी अगर एक कपल था, बड़ा यूनिक कपल था, अभी भी है कपल, दूर दूर से उनका रिलेशनशिप चल रहा था। जो वाइफ थी वो पूना में रहती थी, हस्बैंड बैंगलोर में रहता था, और क्या प्यार था। दोनों एक फिल्म देखते थे दूर दूर से। कैसे? वो अपना टीवी में लगा लिया वो फिल्म, और उसने बैंगलोर में अपना टीवी लगा दिया, और दोनों अपना फ़ोन चालू कर लिया, स्पीकर फ़ोन ऑन कर दिया, सीन आ रहा है, हंसने का सीन आया, दोनों साथ में हंस रहे हैं फ़ोन पे। ये जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अम्यूजिंग लगा। क्यों? अच्छा चलिए, ये तो दूर की बात है। मान लीजिए 3 लोग एक फिल्म देख रहे हैं। एक दिन हुआ भी, मैं, श्रीश, देवांश, वैभव, गरिमा, कविता और डॉक्टर रिम्पी, हम सब एक फिल्म देख रहे थे। एक उसका नाम था चुपके चुपके। धर्मेंद्र जी उसमें प्रोफेसर बने हैं, अमिताभ बच्चन जी उसमें प्रोफेसर हैं। चालू किया, 2, 3, 5 मिनट के बाद मैंने देखा देवांश कुछ अपना मोबाइल चालू करके देख रहे हैं, कोई गेम वेम खेल रहे हैं। वैभव बेचारे उठे और पता नहीं कहाँ यहाँ वहाँ घूमने लगे कुछ काम से। श्रीश का मन ही नहीं लग रहा है, तो मैंने 10 मिनट के अंदर फिल्म बंद कर दिया। मैंने कहा जब तुम लोगों को देखना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। और वहीं पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फिल्म लगती है, मतलब ऐसी फिल्म अच्छी मानी जाती है जिसको सब के सब देखें, और जिस पॉइंट पर एक को हंसी आ रही है सबको हंसी आए। ऐसा हर फिल्म के साथ नहीं होता। एक बार मैंने फिल्म लगाई थी जिसको मैंने और वैभव ने एंजॉय किया था, बस, माइकल क्लेटन, बाकी किसी को मज़ा ही नहीं आया। तो यहाँ पर जब आप किसी फिल्म को देखते हैं, किसी गाने को देखते हैं, और 2 लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं, तो वो है कनेक्शन बाय थॉट्स। तो यहाँ पर बहुत कम लोग एक दूसरे से थॉट से कनेक्टेड हैं लाइव, वहाँ पर हर कोई कनेक्टेड है। जो कल पढ़ा था वही आज भी पढ़ रहे हैं कि सोल्स का 3 कलर होता है। कौन कौन सा? वाइट, सफ़ेद, येलो, ब्लू। और ये तीनों ग्रेड कैसे होता है? तीनों का किसको वाइट मिलता है, किसको गोल्डन और किसको ब्लू? नई सोल आती है उसको तो वाइट मिलता है। नई सोल को वाइट मिलता है। फिर उसके बाद धीमे धीमे जब वो मैच्योर होती है तो गोल्ड, और एकदम फाइनल जो सबसे ग्रेट लोग होते हैं उनको ब्लू। और एक चीज़ और हमने पढ़ा था कल कि ये कितने टाइम में होता है। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट कर सकते हैं इसको, मतलब 1-2 जन्म में या 1-2 साल में इसको कर सकते हैं आप। नहीं, कितना टाइम लगता है? नॉलेज कितने टाइम में आती है? अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, वो तो वो कहते हैं, हमारे निसर्गत कहते हैं, स्पॉन्टेनियसली आती है। अब जैसे हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कितने टाइम में हम इन्वेस्टिंग सीख जाएंगे? टाइम तो नहीं है, आप करते रहो। 1 साल में सीख जाएंगे। आपको पता लग जाएगा इन्वेस्ट करना कैसे है, लेकिन इन्वेस्टिंग आएगी नहीं आपको। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर बन रहे हैं तो कितने साल में डॉक्टर बन जाएंगे? कुछ पता नहीं। 10 साल की प्रैक्टिस। 10 साल तो कम से कम मान के चलो बब्बू। अगर 10 साल से कम माना तो आप कुछ टाइम के बाद में बोलोगे यार कुछ हो नहीं रहा है। मैंने जो सीखा ना इस बच्चे से अभी व्लॉगिंग के बारे में, उस वीडियो में इंटरव्यू देखा मैंने, उसमें यही समझा कि आपको रोज़ व्लॉग बनाना है। अगर आपने 10 दिन बना लिया, फिर आपने 30 दिन बना लिया, फिर आपने 50 दिन बना लिया, फिर आपने 100 दिन बना लिया, यही आपको सिखाएगा।
और कितना दिन में सीख जाएंगे ये नहीं बताया उसने। आज हो गए हैं उस बच्चे को वीडियो बनाते बनाते ऑलमोस्ट 5 साल, 5 या 6 साल, हाँ 6 साल हो गए हैं, क्योंकि टोटल उसकी वीडियोज़ हैं 1800 से ज़्यादा हैं तक, 3.5 हाँ 6 साल हो गए, 4-5 साल 6 साल हो गए। तो वो सक्सेसफुल यूट्यूब में व्लॉगिंग कर पाता है। तो कितने टाइम में मैं सीख लूँगा? कम से कम 6 साल तो लगेंगे। 10 साल। क्योंकि उसको तो आ रहा है, क्या पता वो टैलेंटेड हो। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो कह रहा था कि मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि 10,000 घंटा देना है, लेकिन वो कहता है आप बताइए सही कह रहा हूँ गलत, कि वो कहता है कि अगर आप एक ही चीज़ कर रहे हो और 10,000 घंटा करते रहते हो, वही चीज़ कर रहे हो, तो आप इम्प्रूव नहीं करोगे। लेकिन आपने आज कुछ किया, मैंने आज अल्ट्रासाउंड किया, फिर कल किया, तो आज से 0.001% कुछ अलग किया, जैसे कि जो मिस्टर बीस्ट बोलता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी तरह से अपना एडमिशन पास हो गया, नौकरी करना शुरू कर दिया और 20 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, सैलरी मिलती है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ। क्या चीज़ नहीं हूँ? खुश और सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो आपने 20 साल काम किया, फिर भी आप सीख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप उस कला को अलग अलग तरीके से ट्राई आउट नहीं कर रहे थे। जो आपने बताया ना, वो रेंज में लिखा गया है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो ना, आप उसको अगर ये कहते हो यार मैंने यहाँ से पढ़ा, इस तरफ से पढ़ा, कुछ समझ में आया, लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया। आज मैंने एक वो सीरीज़, डार्विन की सीरीज़ उठाई, उसमें वो बताते हैं, सुनिए, देखिए ये 5 नाम बता रहा हूँ, आप बताइएगा इसमें से क्या समझे आप। एनिमल्स, समझ गए क्या होता है एनिमल्स? जानवर, वेरी गुड। प्लांट्स, पौधा, तो एनिमल्स प्लांट्स नहीं होता, प्लांट्स एनिमल्स नहीं होता, वेरी गुड। फंगाई जानते हैं? जीवाणु होता है। फंगाई होता है पानी जब एक जगह पे कुछ नहीं होता है, देर तक रहता है पानी, तो वहाँ पे फिर काई लग जाती है। फफूदी बोलते हैं जिसको, काई बोल दीजिए, फफूदी बोल दीजिए, वो होता है फंगाई। एक तीसरा चीज़ है, एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट्स, एक होता है फंगाई। उसके बाद आता है प्रोटिस्ट्स, हम नहीं जानते कुछ, आंखों से दिखता नहीं है, छोटा होता है। इससे भी छोटा और इससे अलग होता है ई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियाज, ये आपके पेट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, लंग्स बैक्टीरियाज होते हैं, वो ये है। और इससे भी अलग होता है आर्किया। 5 चीज़ें बोली मैंने, कौन कौन सा? एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्ट्स, यू बैक्टीरिया और आर्किया। इसमें से डार्विन को कितना पता था मालूम है? 2, जितना आपको पता है। फिर भी उसने ये सब चीज़ें जोड़ ली जो बायोलॉजी का थीसिस बनाया। अब डार्विन को अपना थीसिस या थियरी बनाने में कितना साल लगा? 10 साल लगा। मैं बता रहा हूँ, टाइम नहीं, हम गलत कैलकुलेट करते हैं जब टाइम जोड़ते हैं। तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया, वहाँ पहुँच जाएंगे इतने साल में। पेशेंस में टाइम 0 लगता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लग रही है, आप किसी चीज़ में गहरे जा रहे हैं, तो आप टाइम देखते ही नहीं हैं। रमण महर्षि कभी भी नहीं पूछे होंगे कि कितने साल तक मैं ध्यान करूंगा तो मैं भगवान को पहुंच जाऊंगा। ये सब कैलकुलेशन माइंड करता है जिसमें जॉय नहीं है। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैं 3 कलर्स के बारे में और कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। उन्होंने खाली ये कहा कि 6 टाइप के लोग होते हैं, ये कल भी कहा था। और आज इन्होंने ये जोड़ने की कोशिश की है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा गर्म, जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो ब्लूइश होते हैं। छोटे स्टार्स येलोइश होते हैं, और छोटे जैसे हमारा चांद है वो तो सफ़ेद दिखता है। बात ख़त्म, इतनी ही बात बताइए। लेकिन इससे क्या हम कुछ सीख पाए आज? क्योंकि माइंड जहाँ पर उसको लगता है ना कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, तो बोर हो जाता है।
आज की शुरुआत क्लास की कैसे थी? डेथ के बारे में बात की है मैंने। अगर आपका माइंड किसी चीज़ को, जैसे इसी बुक को, ये बुक बीच बीच में आगे चलेगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। क्या बोरिंग चीज़, बोरिंग पर्सन, बोरिंग एक्टिविटीज़ के साथ भी पेशेंटली बैठ सकता है? ये जो पांच चीज़ें बताई, 6 चीज़ें बताई ना मैंने, कौन कौन सी 6 चीज़ें? एनिमल, प्लांट, फंगाई, यू बैक्टीरियाज, आर्किया और प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स पहले आता है। ये नाम किसने खोजा होगा और कितने साल में खोजा होगा? कबूतर पालते थे हमारे डार्विन। ये भाई साहब ने आज क्या बोला कि अलग अलग स्टार्स, फ्रीक्वेंसीज, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? क्यों ये सब बता रहे हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन को इस बात पर भरोसा ही नहीं है कि हमारे ऑरा होती है, मरने के बाद रंग होते हैं। हाँ, इस बात पर भरोसा है कि अगर सांप है तो उसे डरना है। अपने आप को फिजिकल बॉडी के फॉर्म में सरवाइव कराना और नहीं मरना, ये हमारी बॉडी को पता है, जबकि बॉडी मरेगी। ये मरने के बाद की कहानी है। मरने के बाद आप या तो वाइट, या तो येलो, या तो पिंकिश ब्लूइश बनेंगे। उसके लिए तरीका क्या है? कैसे आप वाइट से आगे बढ़ सके? कैसे? अगर मान लीजिए कोई किताब नहीं है आपके पास, कुछ किताब है ही नहीं, आप ऐसे ही जंगल में फंस गए जहां पर आप पढ़ नहीं सकते, बस किसी इंसान के साथ बैठे हैं, या किसी इंसान के साथ भी नहीं बैठे, आप अकेले बैठे हैं, तो कैसे आप वो सोल बनेंगे जो मास्टर्स की सोल होती है? पेशेंस, धीरज। इसके लिए एक फिल्म है, आपका होमवर्क है। मतलब फिल्म देखना तो वैसे भी इजी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन पेशेंस का फिल्म है। उस पूरी फिल्म में पेशेंस दिखाया। उसका नाम है कास्ट अवे। देखा है आपने? मैं थोड़ा बहुत सीन देखा है। आपने फिल्म में देखा? उसमें एक आदमी हवाई जहाज से जा रहा था, प्लेन क्रैश हो गया, वो एक आइलैंड पे गिरा अकेला, और बाकी सब कोई नहीं है आसपास, अकेला। वहाँ पर 6 साल तक वो सरवाइव किया। 6 साल तक, 6 साल तक एक आइलैंड पे जिस पर कुछ दुकान नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई अनाज नहीं है, उसको दिखाया सरवाइव करते हुए। फिर किसी तरह से वो बच गया और पहुंच गया मेन लैंड में, जहाँ पर सब लोग रहते हैं। वहाँ उसने आग जलाई। एक बार आग जलाई, उसको इतनी मुश्किल से जलाया था आग, क्योंकि माचिस नहीं था वहाँ, कि उसने आग को फिर बुझने ही नहीं दिया। 6 साल तक वो आग में लकड़ी डालता रहा ताकि वो आग न बुझ जाए। वो सीन देखिएगा जब वो आग जलाने की कोशिश करता है, हाथ में खून निकलने लगता है, चोट लग जाती है, लकड़ी से जलाता है वो। फिर लास्ट में दिखाते हैं कि वो एक उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड थी, उसको छोड़ के किसी और के साथ चली गई। 5 साल 6 साल उसको लगा मर गया होगा ये। उसको दुख नहीं हुआ, बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने वहाँ पर इतने बड़े बड़े दुख देखे थे। तो बगल में एक लाइटर रखा हुआ था। जब उसकी वाइफ चली गई, लाइटर उठाया, जलाया, क्लिक, देखा, बंद कर दिया। वहाँ पर आग भी इतनी बड़ी चीज़ थी उसके लिए। लाइफ में जब माइंड छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत गौर से देखता है, तब उसको अंदर दिखता है पहली बार। तब उसको ये दिखता है कि ये चीज़ लाइफ है, ये चीज़ नो लाइफ है। डिफरेंशिएट कर पाता है। आज जो मैम थी वो बोलती हैं, मैंने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखी तो शुरू में तो लग रहा था कि मेरे हस्बैंड हैं। डॉक्टर के पास लेकर के डॉक्टर ने कहा कि ये मर चुके हैं। बोलती उसके 1-2 घंटे बाद मुझे लगा ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये तो डेड बॉडी है। ये फीलिंग आना, ये एक विजडम है, समझदारी है। इमोशंस में नहीं बही थी वो, ये विजडम था, समझदारी थी। तो अपने आप से रोज़ पूछिए कि कैसे मेरे अंदर में पेशेंस डेवलप हो सके। कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, पढ़ते समय, काम करते समय, क्या करिए? और धीरे धीरे करिए। एज ए मैनेजर और पेशेंस के साथ काम करिए।
कोई आपका दोस्त है, जूनियर है, वो बात ही नहीं मानता आपकी, समझाते हैं समझता ही नहीं है, क्या करिए? और पेशेंस, और धीरे धीरे। अगर पेशेंस सीखना है तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग बहुत अच्छा है, उससे भी आपकी ऑरा इम्प्रूव होगी, चेंज होगी। चालाकी से नहीं, पेशेंस से, क्योंकि मेडिटेशन मतलब अल्टीमेट पेशेंस। तो वो जो चुंबक है बाहर का, कौन सा चुंबक? चीज़ों को चाहने वाला और छोड़ने वाला, वो चुंबक कमज़ोर पड़ जाएगा पेशेंस के साथ।